नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा के बारे में, जिन्हें बिजनेस कोहिनूर कहा जाता है। रतन टाटा का जीवन और करियर प्रेरणादायक है और उन्होंने टाटा समूह को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इस बुक में हम कुल 4-5 बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला है प्रारंभिक जीवन और शिक्षा, दूसरा टाटा समूह में उनके योगदान क्या थे, तीसरा नेतृत्व और दृष्टिकोण, चौथा उनके सामाजिक और परोपकारी कार्य और पांचवा है व्यक्तिगत जीवन और उनके मूल्य। तो चलिए इन टॉपिक्स पर डिटेल से एनालिसिस करते हैं। पहला है उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता नवल टाटा और माता सोनू टाटा थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कॉर्नल स्कूल से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई के लिए वे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी चले गए। और दूसरा है टाटा समूह में उनके योगदान। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत 1961 में टाटा स्टील में की, जहां उन्होंने शॉप फ्लोर पर काम किया और ब्लास्ट फर्नेस का प्रबंधन किया। उन्होंने अपने काम की शुरुआत निचले स्तर पर की और धीरे धीरे अपने अनुभव और मेहनत से नई नई ऊंचाइयों को छुआ। 1962 में रतन टाटा जी ने टाटा समूह में सहायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत तो की ही, साथ ही उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा कंसल्टेंसी जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने जगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों का भी अधिग्रहण किया। इसके अतिरिक्त और भी कंपनियां हैं, जैसे 2000 में टाटा ग्रुप ने टेटली नामक एक ब्रिटिश कंपनी का अधिग्रहण किया, जो कि एक चाय कंपनी थी और इसके बाद वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी बन गई थी। और ब्रिटिश लग्जरी कार ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर का अधिग्रहण 2008 में किया, जिसने टाटा मोटर्स को वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। और 2007 में टाटा स्टील ने यूरोपीय स्टील निर्माता कोरस का अधिग्रहण किया, जिससे यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील निर्माता कंपनी बन गई। दोस्तों, रतन टाटा ने हमेशा नवाचार और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया। उन्होंने टाटा समूह में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया और नई नई तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। और तीसरा आता है नेतृत्व और दृष्टिकोण। 2003 में रतन टाटा ने एक सपना देखा, एक ऐसी कार बनाने का जो आम भारतीय परिवार के लिए सस्ती और सुलभ हो। यह सपना तब आया जब उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर यात्रा करते देखा, जिसमें 4 लोग बैठे थे। यह दृश्य उनके दिल को छू गया और उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक ऐसी कार बनाएंगे जो सुरक्षित और किफ़ायती हो। इस सपने को साकार करना आसान नहीं था। टाटा मोटर्स की टीम ने कई तकनीकी और वित्तीय चुनौतियों का सामना किया। कई लोगों ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया और कहा कि इतनी सस्ती कार बनाना संभव नहीं है, लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। रतन टाटा का नेतृत्व और दृष्टिकोण इस परियोजना में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि यह संभव है। उन्होंने नवाचार और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया और टीम को प्रोत्साहित किया कि वे पारंपरिक तरीकों से हटकर सोचें। 2008 में टाटा नैनो को लॉन्च किया गया और यह दुनिया की सबसे सस्ती कार थी, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये थी। इसने न केवल भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति ला दी, बल्कि यह भी दिखाया कि सही नेतृत्व और दृष्टिकोण के साथ असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने लोगों को प्रेरित कर सके और असंभव को संभव बना सके। और अपने चौथे पॉइंट में हम उनके सामाजिक कार्य और परोपकारी कार्यों को देखते हैं। दोस्तों, रतन टाटा जी के सामाजिक और परोपकारी कार्यों के कई प्रेरणादायक उदाहरण हैं, जैसे रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टाटा ट्रस्ट ने कई शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की और उनको समर्थन दिया, जिनमें टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, जो अपने उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए फेमस है। कोलकाता में स्थित यह जो अस्पताल है, टाटा मेडिकल सेंटर, कैंसर के इलाज के लिए समर्पित है और इसे टाटा ट्रस्ट द्वारा फंडिंग दिया जाता है। दोस्तों, रतन टाटा ने कैंसर अस्पताल खोलने का निर्णय तब लिया जब उन्होंने देखा कि भारत में कैंसर के मरीजों के लिए उचित और सस्ती चिकित्सा सुविधाओं की कमी है। उन्होंने महसूस किया कि कई मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पाता और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। रतन टाटा के इस पहल के पीछे एक व्यक्तिगत प्रेरणा भी थी। उनके करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य कैंसर से पीड़ित थे और उन्होंने देखा कि इस बीमारी से लड़ने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस अनुभव ने उन्हें कैंसर के इलाज के लिए एक समर्पित अस्पताल खोलने के लिए प्रेरित किया।
और 2011 में टाटा मेडिकल सेंटर की स्थापना की गई। टाटा मेडिकल सेंटर में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण और सुविधाएं हैं। यहाँ पर कैंसर के विभिन्न प्रकारों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी उपलब्ध हैं। अस्पताल में न केवल इलाज की सुविधाएं हैं बल्कि अनुसंधान और शिक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान हैं ताकि कैंसर के इलाज में निरंतर सुधार हो सके। टाटा मेडिकल सेंटर ने हजारों कैंसर मरीजों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। इस अस्पताल में न केवल मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया है बल्कि उनके परिवारों को भी मानसिक और आर्थिक सहायता प्रदान की है। रतन टाटा का यह कदम समाज के प्रति उनके गहरे समर्पण और परोपकारी दृष्टिकोण का प्रतीक है। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आरोग्य जैसे पहल टाटा ट्रस्ट ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए ही शुरू किया था। और पांचवा है व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। एक बार की बात है जब रतन टाटा मुंबई के एक साधारण रेस्तरां में खाना खाने गए। वहां उन्होंने बिना किसी विशेष व्यवस्था के आम लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। जब रेस्तरां के मालिक को पता चला कि रतन टाटा वहां हैं तो उन्होंने विशेष व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन रतन टाटा ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वे आम लोगों की तरह ही खाना खाएंगे। रतन टाटा जी ने हमें हमेशा नैतिकता और मूल्य प्रणाली को अपने जीवन और व्यवसाय का आधार बनाया। उन्होंने अपने कर्मचारियों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा प्राथमिकता दी। 2008 में जब मुंबई में ताज होटल पर आतंकवादी हमला हुआ तो रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवारों की मदद की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता मिले, उनके परिवारों को हर संभव मदद प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि होटल को फिर से बनाने और कर्मचारियों को वापस काम पर लाने में कोई कसर छोड़ी जाए। रतन टाटा जी का व्यक्तिगत जीवन भी सादगी और नैतिकता से भरा हुआ था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपने जीवन को समाज और उद्योग के विकास के लिए समर्पित कर दिया। वे हमेशा साधारण कपड़े पहनते थे और कभी भी अपने पद का दिखावा नहीं करते थे। वे अपने कर्मचारियों के साथ समानता का व्यवहार करते थे और हमेशा उनकी समस्याओं को सुनते थे। एक बार जब एक कर्मचारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए मदद मांगी तो रतन टाटा ने व्यक्तिगत रूप से उसकी मदद की और सुनिश्चित किया कि उसकी बेटी की शादी अच्छे से हो सके। दोस्तों, रतन टाटा जी की ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल व्यावसायिक उपलब्धियों में नहीं बल्कि नैतिकता, सादगी और समाज के प्रति समर्पण में भी होती है। उनकी सादगी और मूल्य प्रणाली ने उन्हें न केवल एक महान उद्योगपति बनाया बल्कि एक महान इंसान भी बनाया। तो दोस्तों, आपको रतन टाटा जी की स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू सो मच।